नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के एक बहुत ही दिलचस्प दौर की, महाजनपद काल की, जो करीब करीब 600 से 325 ईसा पूर्व का समय था। तो सबसे पहले ये नाम ही देखते हैं, महाजनपद। इसका मतलब क्या है? संस्कृत में इसका सीधा सा मतलब है महान साम्राज्य, और ये नाम ही बताता है कि भारत के राजनीतिक नक्शे पर कितना बड़ा बदलाव आ रहा था। तो ये जो दौर था ना, ये एक तरह से एक पुल जैसा था। एक तरफ थी भारत की सबसे पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरी तरफ था भारत का पहला महान साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। और इन दोनों के बीच में आते हैं ये महाजनपद। तो चलिए इसी सफर पे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि हमें इन राज्यों के बारे में पता कैसे चला? तो इसका जवाब मिलता है एक पुराने बौद्ध ग्रंथ में, जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। इसी में पहली बार इन 16 महान राज्यों की एक पूरी लिस्ट मिलती है। तो अब तैयार हो जाइए, हम निकल रहे हैं प्राचीन भारत के एक टूर पर, और एक एक करके इन सभी 16 शक्तिशाली राज्यों और उनकी राजधानियों को देखेंगे। हमारी यात्रा शुरू होती है भारत के नक्शे के एकदम उत्तर पश्चिम से, आज के अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले इलाके से। यहां था कंबोज, जिसकी राजधानी थी हाटक, जिसे राजपुर भी कहते थे। कंबोज के पास ही था गांधार, और इसकी राजधानी तो बहुत ही मशहूर है, तक्षशिला। जी हाँ, वही तक्षशिला जो उस जमाने में पढ़ाई लिखाई का एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था। चलिए अब नक्शे पर थोड़ा अंदर की तरफ भारत में आते हैं। यहां हमें मिलता है कुरु महाजनपद। इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो आज की दिल्ली और उसके आसपास का इलाका है। इसके बाद नंबर आता है शूरसेन का। इसकी राजधानी थी मथुरा, एक ऐसा शहर जिसका नाम सुनते ही भगवान कृष्ण की याद आ जाती है। अब कुरु से थोड़ा दक्षिण की तरफ चलें तो वहां था मत्स्य महाजनपद, और इसकी राजधानी थी विराटनगर। अच्छा, अब एक ऐसे राज्य की बात करते हैं जो उस समय का एक पावर हाउस माना जाता था। ये था अवंती, जिसकी राजधानी थी उज्जैन। मध्य भारत में इसका बहुत दबदबा था। और देखिए ये महाजनपद कहाँ तक फैले हुए थे। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है अशमक। ये इकलौता ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे बसा था। इसकी राजधानी थी पोतन। पांचाल राज्य थोड़ा अलग था। ये असल में 2 हिस्सों में बटा हुआ था, और इसीलिए इसकी 2 राजधानियां थीं। उत्तरी हिस्से की अहिच्छत्र और दक्षिणी हिस्से की कांपिल्य। अब हम गंगा के मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ते हैं। यहां एक और बड़ा राज्य था कोसल, और इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। मल्ल राज्य की बात थोड़ी खास है, जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां कोई राजा नहीं था, ये एक गणतंत्र था। मतलब यहां का शासन एक सभा चलाती थी। इसकी राजधानी थी कुशीनगर। अगला पड़ाव है काशी। इसकी राजधानी वाराणसी, जिसे दुनिया के सबसे पुराने और पवित्र शहरों में गिना जाता है। और अब आता है इन सब में सबसे बड़ा खिलाड़ी, मगध। इसकी राजधानी थी राजगृह। यही वो महाजनपद था जो आगे चलकर बाकी सब पर भारी पड़ा और सबसे शक्तिशाली बन गया। मल्ल की तरह ही वज्जी भी एक गणतंत्र था। यह असल में कई छोटे छोटे कुलों का एक संघ था, जिनकी मिलीजुली राजधानी थी वैशाली। अब अगर नक्शे पर मगध से थोड़ा पूरब की ओर देखें तो वहां था अंगराज्य। इसकी राजधानी चंपा अपने व्यापार के लिए बहुत मशहूर थी। वत्स राज्य का केंद्र था आज का प्रयागराज, यानी इलाहाबाद का इलाका, और इसकी राजधानी थी कौशांबी। और लीजिए, हमारी इस यात्रा का आखिरी महाजनपद है चेदी। ये बुंदेलखंड के इलाके में पड़ता था, और इसकी राजधानी थी शक्तिमती। तो ये थे 16 महाजनपद। अब जब हमने इन सब का एक टूर कर लिया है, तो चलिए कुछ सबसे जरूरी बातें दोहरा लेते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में भी पूछी जाती हैं। देखिए, 3 बातें गांठ बांध लीजिए। पहली, मल्ल और वज्जी ये 2 राज्य गणतंत्र थे, राजतंत्र नहीं। दूसरी, कंबोज और गांधार ये दोनों आज के भारत की सीमाओं से बाहर थे। और तीसरी और आखिरी बात, अशमक दक्षिण भारत में मौजूद इकलौता महाजनपद था। तो 16 महाजनपदों की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये कि इन 16 शक्तिशाली राज्यों में से आखिर वो मगध ही क्यों था? उसमें ऐसी क्या बात थी कि वो अकेला ही एक विशाल साम्राज्य बनकर उभरा और उसने पूरे उपमहाद्वीप पर अपना परचम लहरा दिया?